हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो क्या आप सब तैयार हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मीन्स माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। ठीक है, तो हम आज इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता कैसा है और उसके डिफरेंट उसकी एनाटॉमी और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देर किस बात की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर एंथर का। और जब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था तो उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा था कि किस तरीके से हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, उसमें किस तरीके से फ्लावर के पार्ट्स अरेंज होते हैं। तो उसमें एक आपका 2 पार्ट्स थे जो एसेंशियल थे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? स्टेमन। ठीक है, स्टेमन में हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं? आपका है एंथर और फिलामेंट। ठीक है, तो जो एंथर है वो आपका क्या प्रोड्यूस करता है? माइक्रोस्पोर्स या उनको पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। और यहाँ पे आपका है फिलामेंट। और फिलामेंट आपको पता है कि ये इनफर्टाइल पार्ट होता है, मतलब इसका कोई काम नहीं होता रिप्रोडक्शन में। ये सिर्फ क्या करता है, आपके एंथर को क्या करता है, आपके थैलेमस के साथ अटैच करता है। ठीक है, अब जो आपका एंथर होता है वो क्या होता है? एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो उसके क्या होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके 2 स्ट्रक्चर जो है वो एक साथ जुड़े होंगे। 2 लोब्स आपके एक साथ जुड़े होते हैं। एंड ठीक है, तो इसके अंदर आपके होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या मिलता है इसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं आपके पोलन चेम्बर्स, यानी कि जो आपके सैक होते हैं, पोलन सैक। ठीक है, सैक का मतलब क्या होता है? बैग। ठीक है, तो जैसे बैग के अंदर हम क्या है, अगर किसी बैग के अंदर हम बहुत सारी बॉल्स भर दें ना, द सेम वे आपका क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया होता है आपके एंथर के अंदर। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है? आपके बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एनाटॉमी ऑफ एंथर। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एंथर जो है एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंथर का टीएस स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है एंथर का। और अगर हम इसे बीच से डिवाइड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये 2 मिरर इमेजेस जैसे बन जाता है। ठीक है, सो इट्स अ बाइलोब। ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है। ठीक है ना, एंड उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि पोलन आपके क्या होते हैं? सैक्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर योर माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि इसके अंदर क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आप जब देखते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है एपिडर्मिस। ठीक है, उसके नीचे जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो आपके हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है? डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देती है। और जब डिफ्रेंशिएट करती है तो वहाँ के सेल थोड़े डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, यानी कि अलग से दिखने लग जाते हैं। और उनको हम फिर बुलाते हैं आर्किस्पोरियम। ओके, ये आर्किस्पोरियम क्या होते हैं? पेरिक्लाइनली आपके क्या होते हैं? डिवाइड होना शुरू होते हैं। पेरिक्लाइनली डिवाइड का मतलब होता है ये पैरेलल डिवाइड होते हैं, यानी कि जब ये डिवाइड होंगे तो एक के ऊपर एक लेयर बनाएंगे। ठीक है, पैरेलल लेयर्स बनाएंगे एक के ऊपर एक। तो ये क्या करता है? 2 सेल के लेयर बनाते हैं। जो बाहर की तरफ जो सेल होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल लेयर, और जो अंदर की तरफ सेल होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर। ओके, इसके बाद क्या होता है? जो प्राइमरी पैराइटल लेयर जो होती है आपकी, जो बाहर की तरफ होती है, वो क्या करती है? दोबारा से डिवाइड होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, और डिवाइड होती है तो क्या होते हैं? नंबर ऑफ आपके क्या करती है? लेयर्स फिर से बनाती है। और जो ये नंबर ऑफ लेयर्स आपकी होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बाहर क्या है आपकी? एपिडर्मिस। उसके नीचे आपकी क्या अंदर वाली लेयर क्या आ जाती है? एंडोथीसियम। उसके अंदर वाली लेयर आपकी क्या आती है? मिडिल लेयर।
और सबसे अंदर वाली जो लेयर इसकी होती है वो होती है टेप्टम, ठीक है। और ये चारों लेयर आपकी क्या कहलाती है, एंथर की वॉल कहलाती है, ठीक है। इनमें से जो आपकी एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है, इनका क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसका, स्पोरोजेनस टिश्यू जो आपके क्या है अंदर है, यानी कि जो आप आपके क्या किस में डेवलप होंगे, माइक्रोस्पोर्स में डेवलप होंगे, उनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये 3 लेयर आपकी क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। साथ ही हेल्प करती है आपके डेhiscence में। डेhiscence का मतलब होता है कि जब आपका क्या होता है, एंथर मैच्योर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बर्स्ट होता है और उसमें सारे पोलन ग्रेन्स आपके क्या होते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे अंदर वाली जो लेयर आपकी है ना, ये क्या करती है, इसका क्या काम है, इसका काम है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन किसको देगी, न्यूट्रिशन देती है ये किसको, अंदर जो आपके क्या है स्पोरोजेनस टिश्यू है, या तो स्पोरोजेनस टिश्यू को देगी, या फिर जो आपके क्या है माइक्रोस्पोर्स अंदर डेवलप हो रहे हैं उनको क्या करेगी, ये न्यूट्रिशन देंगे। अब इसे न्यूट्रिशन देना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे खुद भी तो न्यूट्रिशन देने के लायक होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये सेल्स क्या होते हैं आपके, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें ज़्यादा होता है, और इसमें क्या जो इसका न्यूक्लियस होता है वो भी बहुत प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है ना। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि सबसे अंदर जो आपके क्या है स्पोरोजेनस लेयर है, टिश्यू है। तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये आपके डेवलप करते हैं किसमें, माइक्रोस्पोर्स में, ओके। तो इतने से आप यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा एंथर का। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद इज योर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओके। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू से। अभी हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं आपके इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जिससे आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जिसे हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपके स्पोरोजेनस टिश्यू है, या तो ये ऐसे ही अपने आप ही बिहेव करेंगे एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर ये क्या करेंगे माइटोटिकली आपके क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और फिर आपका क्या होगा, इट विल अंडरगो मियोसिस। एंड एज यू नो कि मियोसिस में हमेशा 2 साइकिल चलती है साइमल्टेनियसली, आपके मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, मियोसिस में आपका जो पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है हाफ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका माइक्रोस्पोर्स है ये क्या हो जाते हैं, इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है स्पोरोजेनस टिश्यू के, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 2 माइक्रोस्पोर नहीं बल्कि कितने माइक्रोस्पोर्स मिल रहे हैं, 4, यानी कि एक स्पोरोजेनस टिश्यू से आपको कितने माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो चलिए पढ़ते हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को। अभी तक तो आपने देख लिया कि पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, लेकिन ये होते कैसे हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो पोलन ग्रेन होता है इसकी 2 लेयर्स होती है, ठीक है, 2 वॉल्स होती है बाहर। एक होता है जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं एक्साइन, और जो उसके अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन, ओके। तो जो एक्साइन है ये जो बनी होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है। और जो ये स्पोरोपोलेनिन है ये बहुत ही टफ मटेरियल होता है। टफ मटेरियल का मतलब ये है कि इट इज मेड टू विथस्टैंड वेरी हार्श कंडीशंस। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस में रह सकता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रह सकता है, एसिडिक मीडियम में रह सकता है, एंड आज तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं हुआ है जो इसको क्या कर सके, तोड़ सके, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, ये ऐसी जगहों पे भी रह जाते हैं जहाँ पे कि हार्श कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। सेकेंडली जो इंटाइन होता है ये बना होता है हमारा पेक्टिन और सेल्यूलोज से, ठीक है। दिस इज नॉट दैट टफ मटेरियल विच इट इज मेड अप ऑफ। तो जो कहीं कहीं पे हमें देखने को क्या मिलता है कि ये स्पोरोपोलेनिन जो है आपका मिसिंग होता है कहीं कहीं किसी किसी जगह पे। तो जहाँ जहाँ पे एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन नहीं देखने को मिलता है
थोड़ी बड़ी जगहों पे, उन्हें हम बोलते हैं जर्म पोर। उन जगहों को हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर। ओके, सो इस जर्म पोर का क्या फंक्शन है? इस जर्म पोर का फंक्शन होता है कि ये जो इंटाइम की जो लेयर होती है, इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग थ्रू दिस जर्म पोर ओनली। ठीक है, अब यही जगह इसके लिए बचती है कि ये पोलन ट्यूब के थ्रू क्या हो, यहाँ पे जर्मिनेट हो सके। तो जर्म पोर का यही फंक्शन होता है। देन अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, आपका जो सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 में। तो आपको बेसिकली वहाँ पे 2 सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें से एक सेल बड़ा होता है और एक सेल छोटा होता है। तो ये जो बड़ा सेल होता है इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा सेल होता है इसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव मीन्स कुछ जनरेट करने वाला है। तो ये जनरेट क्या करता है? इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग। ठीक है, ये डिवाइड होता है और ये आपके 2 गैमेट्स यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, देन दीज 2 आर 2 मेल gametes which are formed over here. Okay, so when pollen grains are released, they are released in 2 cell stage. Afterwards आपके क्या हो जाता है? This generative cell is going to divide into 2 male gametes. Okay, now what are the usage of this pollen grain? First of all, ये क्या होते हैं? एलर्जीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, एलर्जीज। अब ये एलर्जीज कैसे प्रोड्यूस करते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, जब आप क्या करते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, या आप ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे बहुत सारे फूल हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, या कोई गार्डन है, तो आप अचानक से छींकने लगते हैं। ठीक है ना, आपको स्नीज होने लग जाता है, कफ होने लग जाता है। तो this is because of the pollen grain which are found in the air. अब छींक क्यों आती है? Because when it enters in your respiratory tract, तो क्या होता है, it is a foreign particle in your body. ठीक है, आपके बॉडी में क्या होता है, एक foreign particle एंटर किया और आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो आपके WBC उसको क्या करते हैं, एज अ पैथोजन आपके बॉडी में क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। आप स्नीज करना शुरू कर देते हैं, छींकना शुरू कर देते हैं, सो दैट इट कैन कम आउट। ठीक है, आपकी बॉडी क्या करती है, उसमें रिएक्ट करना शुरू कर देती है। बट इन सम केसेस लाइक आपने सुना होगा गाजर घास, है ना, तो गाजर घास जब होती है तो ये बहुत ज़्यादा एलर्जी आपके बॉडी में प्रोड्यूस कर सकती है। समटाइम्स दे कैन बी so harmful that they can produce asthma and bronchitis also. ठीक है ना, तो क्या है, आपका एस्थमा और ब्रोंकाइटिस भी आपका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, सेकेंडली इसका जो आपका क्या है यूज है, इट इज यूज्ड एज अ सप्लीमेंट। ठीक है ना, पोलन ग्रेन क्या करते हैं, पोलन ग्रेन से क्या बनाई जाती है, पोलन टैबलेट्स बनाई जाती हैं। पोलन टैबलेट्स जो होती हैं, अब जो आपकी मधुमक्खियां आपने देखी हैं, वो जा जाके हर फूल से क्या करती हैं, पोलन ग्रेन को लेती हैं। तो कुछ तो उसके पीछे कारण होगा। ठीक है, ऐसे ही तो हनी बीज जा जाके हर फूल पे नहीं बैठती होंगी ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि दे गो ऑन एवरी फ्लावर, दे कलेक्ट ऑल द पोलन ग्रेन्स। ठीक है ना, तो क्यों, क्योंकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई है तो वी एज ह्यूमंस ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज इट। तो हम क्या करते हैं, उसे पोलन टैबलेट्स बनाते हैं, एंड दिस पोलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज अ सप्लीमेंट बाय एथलीट्स बिकॉज इट हेल्प्स देम परफॉर्म वेरी इन अ बेस्ट वे। ओके, सो ये इसके यूजेस हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की वायबिलिटी की, वायबिलिटी का मतलब है कि कितने देर ये एक्टिव रह सकता है। ठीक है, वायबिलिटी, तो कितने देर ये एक्टिव रह सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज। क्या है, आपकी स्पीशीज पे डिपेंड करता है। इन केसेस ऑफ व्हीट एंड राइस अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होता है, व्हीट और राइस के केस में
these are viable only for like half an hour, ठीक है ना। हाफ एन आवर तक ये क्या होते हैं, आपके वायबल होते हैं, यानी कि ये वाइटल रहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स दे विल बी एबल टू फर्टिलाइज एनी ऑफ द ओवम और एग, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आपके फेबेसी या सोलेनेसी, जैसे आपका पोटैटो हो गया, इन सब की, तो इन केसेस में ये कई मंथ तक आपके क्या रह सकते हैं, वायबल रह सकते हैं, ठीक है ना। वायबिलिटी में आप एक चीज और देख सकते हैं, हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम इन पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम इन्हें स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के नीचे, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं, और लिक्विड नाइट्रोजन में -96 डिग्री के टेम्परेचर पे हम उसे क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इसे बोलते हैं हम पोलन बैंक्स, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलन बैंक्स। तो पोलन बैंक्स में हम क्या कर सकते हैं, इन पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अभी तक आपने तो आंसर का पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे आपके ओव्यूल का स्ट्रक्चर, यानी कि आपके फीमेल स्ट्रक्चर को, कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका फीमेल स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपका एक मेन जो आपके सेल की लेयर होती है, वो होती है आपकी न्यूक्लियस की, ठीक है ना। ये वाली जो लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस लेयर, ठीक है। इस न्यूक्लियस लेयर के बाहर आपके क्या होते हैं, या तो एक या दो लेयर की क्या होती है, सेल लेयर होती है, उन्हें हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, ठीक है। इनर वाली को बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट, और बाहर वाली को बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। तो आपका फंक्शन क्या है इंटेग्यूमेंट्स का, इंटेग्यूमेंट्स का आपका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, ओके। इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को, ठीक है ना। और न्यूक्लियस का आपका फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस का आपका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका ये न्यूट्रिशन देते हैं किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को, ठीक है। अब जो एक पोर्शन होता है जहाँ पे आपका इंटेग्यूमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये जो इंटेग्यूमेंट की लेयर है, ये दोनों आपके क्या है, न्यूक्लियस की लेयर को क्या है, कवर नहीं कर रही है एक जगह से। तो इस एंड को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। या तो माइक्रोपाइल बोलते हैं या माइक्रोपाइलर एंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर जो ये ओव्यूल है, ठीक है, ये जब प्लेसेंटा के साथ जुड़ता है तो वो कहाँ से जुड़ता है, प्यूनिकल से, ठीक है ना। इस पोर्शन से ये क्या करता है, आपने अपने प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है। और पोर्शन जहाँ पे आपका क्या है, इंटेग्यूमेंट, न्यूक्लियस, ये सब जो है आपके क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इस जगह को हम बोलते हैं चेनाजल एंड, ओके। अब हम बात करते हैं what is megasporogenesis. Megasporogenesis is a process of development of आपका एम्ब्रियोसाइट, ठीक है। आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे मेगास्पोर जो है आपके डेवलप होते हैं ओव्यूल के अंदर। क्या देंगे, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। इसमें आपका क्या होता है, अगेन आपके जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो आपके न्यूक्लियस सेल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं, आर्किस्पोरियम बनाते हैं, ठीक है ना। एंड नाउ दिस आर्किस्पोरियम जो सेल होता है, जो आपका डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड पे, जो आपका न्यूक्लियस सेल्स होते हैं, उसमें से कोई एक सेल आपका क्या हो जाता है, डिस्टिंक्ट हो जाता है। डिस्टिंक्ट मतलब ये अलग से दिखने लगता है, इसका जो आपका साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाता है, आपका न्यूक्लियस जो होता है बहुत प्रोमिनेंट होता है, मतलब अच्छे से बड़ा बड़ा दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका आर्कियोस्पोरियम होता है, दिस विल अंडरगो माइटोसिस, और ये डेवलप करता है आपका मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, मेगास्पोरोजेनेसिस में आपका मेगास्पोर मदर सेल से क्या हो रहा है, आपके मेगास्पोर्स डेवलप होने, ठीक है। तो अगेन
जैसे आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपका मियोसिस हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, आपका मियोसिस होगा और आपका क्या होगा, दिस वन मेगास्पोर मदर सेल इज गोइंग टू डिवाइड एंड फॉर्म योर मेगास्पोर डायड। डायड का मीन्स है 2, यानी कि आपके 2 क्या बनाएंगे यहाँ पे, ये मेगास्पोर्स बनाएंगे एंड देन दिस विल अगेन अंडरगो मियोसिस 2 एंड इट विल फॉर्म मेगास्पोर टेट्राड। ओके, 4 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे चारों के चारों फंक्शनल नहीं होंगे, इसमें से कोई एक जो है आपका फंक्शनल होता है और बाकी 3 आपके क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। जबकि अगर आप बात करी जाए माइक्रोस्पोर्स की, तो वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। सो आपने देखा कि न्यूक्लियस सेल क्या है, एक डेवलप हुआ आर्किस्पोरियम में एंड देन दैट आर्किस्पोरियम डेवलप्ड इनटू मेगास्पोर मदर सेल एंड दैट फॉर्म्ड अ मेगास्पोर। ठीक है ना। नाउ दिस मेगास्पोर इज बिकॉज इट इज हैप्लॉइड इन नंबर, दैट मीन्स इसमें क्या है, सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं अपने पेरेंट्स के। तो यहाँ पे अब मियोसिस अब नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आपका होगा माइटोसिस। तो माइटोसिस से क्या होता है, आपका एक सेल से, एक न्यूक्लियस से आपका माइटोसिस होता है एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट माइटोसिस आपके 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, एंड दिस 8 न्यूक्लियस आपके क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अब अरेंज कैसे होते हैं, इसमें से 3 आपके क्या होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अरेंज होते हैं, 3 आपके चलाजल एंड की तरफ होते हैं और बाकी 2 जो बचे वो पोलर न्यूक्लियाई आपके सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो आपके सेल्स थे, उसमें से 2 आपके सिनर्जिड्स बन जाते हैं, जिसमें आपका फिलरीफॉर्म अपैरेटस होता है। ठीक है, देन 1 इज डेवलप्ड इनटू एग। तो हो गए आपके 3। ठीक है, और ये जो आपके सेल्स यहाँ पे बने हैं, इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो गया। ठीक है, सेल तभी बनता है ना जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के चारों तरफ आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन डेवलप होता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके चलाजल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस गए थे, उनके चारों तरफ भी आपका क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो गया और आपका क्या बन गया है, यहाँ पे ये एंटीपोडल सेल्स बन गए। इनका कोई फंक्शन नहीं होता है। तो जो एंटीपोडल्स होते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है हमारे 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज इसे कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप सेल काउंट करें तो कितने हो रहे हैं, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग, ठीक है, 3 एंटीपोडल्स एंड दिस होल 1 सेंटर सेल विच इज प्रेजेंट ओवर है। ठीक है, ये जो सेल आपका बीच में प्रेजेंट है, जिसमें आपका क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपका क्या होता है, 7 सेल स्टेज हो गई है और न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है। तो यहाँ पे हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेज। ठीक है, दिस इज अ डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक विच इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। ओके एवरीवन, वी हैव फिनिश्ड 2 टॉपिक्स इन दिस वीडियो। हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इस वीडियो में कवर कर चुके हैं एंड इन द कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू कवर मोर टॉपिक्स. But if you want me to make video on some particular topic, please do leave a comment so that I'll get to know about which topic you want to learn. And if you want me to make a video on any of the practice questions, so please let me know about that also, so that I can make a separate video for that for you, so that you can get some extra help from there. Okay, so all the best and stay home, stay safe.